प्यार का पहला शहर। 8 मुसाफिरों के छोटे से डिब्बे में पास्कल और सन्नान के अलावा सिर्फ 3 राहिबाएं सवार थीं, जो हाथों में तस्बीहें थामे आंखें बंद किए इबादत में मगन थीं। सफर के दौरान सारा अरसा पास्कल खामोश बैठी खिड़की से बाहर तकती रही। यूं लगता था जैसे उसे डिब्बे में सवार दूसरे मुसाफिरों और सन्नान की मौजूदगी का एहसास तक नहीं, और वो अकेली खला में सफर कर रही है। सन्नान को मालूम था कि हर साल इन्हीं राहों से गुजरने वाली इस बेबस लड़की को डिब्बे से बाहर गुजरते हुए फ्रांस के दही मनाजिर से कोई दिलचस्पी न थी। वो इन सरसब्ज खेतों और वसी चरागाहों के दामन में फैली हुई उजली उजली धुंध को इससे पहले भी कई मर्तबा देख चुकी थी। ये घने जंगल और चमकीली नदियां उसके लिए अजनबी न थे। उसकी नीली आंखें, जिन्हें देखकर सन्नान को ईरान का नीला आसमान याद आ गया था, किसी और जहान में थी। सन्नान उसके हुस्न में हुस्न मलाल के रोग को जान गया था। उसे अब एहसास हुआ कि वो इतनी खूबसूरत होते हुए भी पेरिस की पुरफुसू शामें दरियाए सीन के किनारों पर अकेली क्यों गुजार देती है। सियाहत और जहांगर्दी उसके लिए दीवाने का ख्वाब थी। वो अपाहिज थी। वो स्टीमर पर इस आराम कुर्सी से उठने में झिझक क्यों रही थी। खालिक अपने तख्लीकी अमल में नहीं चूका था, बल्कि इंसानी साख्ता एक लोहे के ढेर ने मुकम्मल तख्लीक का हुस्न दागदार कर दिया था। पिछले 6 माह की जहांगर्दी के दौरान में सन्नान को किसी मुल्क में भी किसी ऐसी लड़की से मिलने का इत्तेफाक न हुआ था जिसे एक मर्तबा फिर मिलने की हुक उसके दिल में इतनी शिद्दत से उठी हो। वो इस लड़की को दोबारा मिलना चाहता था। वो किसी कीमत पर भी गाड़ी के इस सफर के इख्तिताम पर रिफाकत का शुक्रिया, खुदा हाफिज जैसे खोखले अल्फाज अदा करके उससे हमेशा के लिए जुदा नहीं होना चाहता था। सन्नान चाहता था कि पास्कल की उदास नीली आंखें फिर से मुस्कुराने लगें। उसने खिड़की का शीशा बजाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। पास्कल? उसकी नीलगू आंखें कांच की गोलियों की तरह बेजान थी। यूं लगता था जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रही हूं। सन्नान ने मुस्कुराते हुए पेशकश की कि तुम अगर पसंद करो तो पेरिस पहुंचने पर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगा। पास्कल बोली, इसकी जरूरत नहीं है। सन्नान ने कहा, लेकिन मुझे खुशी होगी। पास्कल बोली, मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है, मेरी खाला मुझे स्टेशन पर लेने आ रही हैं। वो बदस्तूर बाहर देखती रही। पास्कल? सन्नान ने एक मर्तबा फिर खिड़की का शीशा खटखटाया। क्या तुम इस सफर के खात्मे पर आज शाम मुझे कहीं मिल सकती हो? उसने एकदम पलट कर सन्नान की जानिब यूं देखा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। वो किस लिए? सन्नान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शाम को दरियाए सीन के किनारे अब अकेली न घूमो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। पास्कल ने हंसना शुरू कर दिया, मगर उसकी हंसी सन्नान को बेहद डरावनी लगी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूं कि मेरा चेहरा बेहद दिलकश है, मगर इसका क्या किया जाए कि इस चेहरे का हुस्न किसी नीम तारीख कहवा खाने के कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर सिर्फ बैठे रहने की हद तक महदूद है। उठकर चलने की तकलीफ दे कोशिश इसी दिलकश चेहरे को इंतहाई बदसूरत बना देती है, और इंसान सारी जिंदगी एक कोने में बैठे तो गुजार नहीं सकता। सन्नान ने जज्बाती होकर कहा कि इन बातों का जिंदगी के हकायक से दूर का भी ताल्लुक नहीं। पास्कल बोली, तुम मुझे जिंदगी के हकायक के बारे में बता रहे हो? उसके लहजे में दुख था। जिस तरह एक ही जमीन पर जब एक लकीर सरहद की सूरत में खिंच जाती है, तो इस तरह वजूद में आने वाले 2 मुल्कों के लिए सच्चाई के पैमाने भी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हो जाते हैं। इसी तरह जिंदगी के हकायक भी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होते हैं। तुम्हारे जैसे सयाह के लिए जिंदगी के हकायक हैं कि अजनबी देशों की पुकार पर घर से निकल खड़े होना, सुनहरी वादियों के ख्वाब जो बाद में हकीकत का रूप धार लेते हैं, और एक लाउबाली और हंगामा खेज जिंदगी। और मेरे जैसी अपाहिज और लाचार लड़की के लिए आरामदेह कुर्सियों और सोफों पर बैठकर फैशन के रिसाले पढ़ना, किताबों की वर्क गर्दानी करना, पहरों अपने कमरे की खिड़की में बैठे बाहर तकते रहना, लोगों के जज्बात को अपने दिल की छलनी में छान कर ये देखना कि रहम के जज्बात के अलावा कोई छोटा मोटा जर्रा शायद मोहब्बत का भी हो। और फिर नर्म बिस्तर पर डैडी या खाला के थपकने से ऐसे सो जाना जैसे मैं 20-22 बरस की नौजवान लड़की नहीं, बल्कि ऐसी छोटी सी बच्ची हूँ जो गुब्बारा गुम हो जाने पर बेहद गमगीन हो और सो न सकती हो। सन्नान ने कहा कि इन बेरहम हकायक को अगर नजरअंदाज करके एक खुशगवार जिंदगी गुजारने की कोशिश कर ली जाए तो क्या हर्ज है। पास्कल ने सर झटक कर कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने कोशिश नहीं की? पहले पहल मेरे जानने वाले लड़के लड़कियां मेरी तीमारदारी करने आते रहे,
पास्कल, तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। फिर हम सब रॉबिन हुड के किले की सैर को जाएंगे। जेनिस की सालगिरह पर हम सब तुम्हें गेटवेल का केक पेश करेंगे। और फिर वक्त गुजरता गया और मैं अच्छी न हुई। महीनों बाद मेरी कोई सहेली इधर आ निकलती और कहती कि ओह सॉरी पास्कल, वो दरअसल मसरूफियत ही इस कदर हो गई है कि मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकी। कल हम लोग पिकनिक पर चले गए, काश तुम भी हमारे साथ जा सकती। बहुत मजा आया। 1-2 मरतबा मुझे पार्टियों पर भी मदऊ किया गया। लड़के मेरे पास आकर बड़ी शाइस्तगी से मेरा हाल दरियाफ्त करते और फिर मेरे पहलू में बैठी हुई किसी लड़की को लेकर रक्स करने लगते। तुम शायद एक मशरकी होने की हैसियत से इसका एहसास न कर सको कि एक मगरिबी लड़की के लिए इस तरह अलग थलग हो जाना कितना बड़ा सानेहा है। फिर मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया और अपने कमरे में कैद होकर रह गई। मेरी इस तन्हाई को दूर करने के लिए डैडी मुझे हर साल चंद माह के लिए खाला के यहाँ पेरिस भेज देते हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉटिंगम में मेरे कमरे की खिड़की से शेरोड जंगल के चंद दरख्त दिखाई देते हैं और पेरिस में इसी किस्म की एक खिड़की से फुटपाथ का एक हिस्सा और शाह बलूत के दरख्त नजर आते हैं। जगह बदल जाती है मगर तन्हाई नहीं जाती। सन्नान खामोशी से उसकी महरूमियत की दास्तान सुनता रहा। वो अब पहले से कहीं ज्यादा इस लड़की को दोबारा मिलना चाहता था। डिब्बे में बैठी हुई राहिबाएं के संजीदा चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो इबादत में इतनी ज्यादा मगन न थीं कि पास्कल की बातें उनके कानों में न पड़ती। पास्कल खामोश हुई तो उन तीनों ने बैक वक्त नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा, जैसे कह रही हों, बेटी हमें तुमसे हमदर्दी है। सन्नान ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आहिस्ता से कहा कि मैं अब भी यही कहूंगा कि मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि हम दोनों पेरिस में जरूर मिलें। पास्कल ने मेज पर कोहनियां रखकर अपना चेहरा हथेलियों पर जमाते हुए कहा कि सोच लो। उसकी आंखें सन्नान पर लगी हुई थीं। मैं जब तुम्हारे साथ चलूंगी तो बूढ़ी औरतें आपस में खुसर फुसर करेंगी। लड़कियां कहेंगी ऐसे कबूल सूरत मशरकी नौजवान को पूरे पेरिस में एक अपाहिज लड़की पसंद आई, और फ्रांसीसी मर्द जिनके लिए औरत की खूबसूरती के पैमाने कूल्हों से ऊपर नहीं जाते तुम्हारी अक्ल पर मातम करेंगे। सोच लो, तज़हीक होगी तुम्हारी। सन्नान नरमी से बोला कि तुम मुझे इन सतही दलाइल से कायल नहीं कर सकती। पास्कल बोली, तुम समझते हो कि मैं तुम्हें कायल करने की कोशिश कर रही हूँ? क्या कोई भी लड़की किसी लड़के को अपनी बदसूरती के बारे में कायल करना चाहती है? सन्नान ने कहा, तो फिर क्या वजह है कि तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करती? पास्कल फिर बोली कि मैंने कहा ना, तज़हीक होगी तुम्हारी। सन्नान ने कहा कि एक ऐसे माहौल में जहां मैं मुकम्मल तौर पर अजनबी हूँगा, मेरी क्या तज़हीक हो सकती है? और मैंने पिछली शब तुम्हारी आंखें देखने के बाद फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें दोबारा मिलने के लिए कहूँगा। पास्कल बोली, जब मैं आज सुबह आराम कुर्सी से उठकर अरशे पर लंगड़ाती हुई चली जा रही थी, तब क्या तुमने अपना इरादा बदल नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी बेबसी ने मेरे इस इरादे को और तक़वियत बख्शी थी। पास्कल भड़क उठी, बेबसी? बस मैं इस लफ्ज़ से खाइफ हूँ, बेबसी। रहम के जज्बात तो लोग जानवरों के लिए भी महसूस करते हैं, मुझे इनकी चाहत नहीं। लोग पहले पहल मेरे हसीन चेहरे को देखकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं, मगर बाद में जब वो चेहरा उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है तो उन्हें सिर्फ मेरा अपाहिजपन याद रहता है और वो मुझसे ना मिलने के लिए हीले बहाने तलाश करते हैं। सन्नान सोच में पड़ गया। उसे ख्याल आया कि ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की उसे ज़ाती तौर पर सिरे से पसंद ही ना करती हो और पिछली शब की खुशगवार रफाकत के मद्देनजर उसकी दिल शिकनी से एतराज़ कर रही हो। सन्नान ने अफसुर्दा होकर कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम अगर ज़ाती तौर पर मुझे मिलना पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। पास्कल ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसके लहजे की बेइख्तियारी सन्नान के लिए हैरान कुन थी। पसंद? मेरा मतलब है जरूर, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, जरूर। उसने बच्चों की तरह बार बार इस तरह सर को जुम्बिश दी जैसे वो अपने जज्बात को पूरी तरह बयान करने से कासिर हो। सन्नान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया। वो नशिस्त पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया, जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और मुस्कुराने लगा। वो बोला कि मैं पेरिस में अजनबी हूँ, तुम कोई सी जगह मुंतखब करके कागज के टुकड़े पर नाम लिख दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। पास्कल बदस्तूर मुस्कुराए चली जा रही थी और सर भी हिला रही थी। सन्नान ने कहा, ये क्या मैकेनिकी खिलौनों की तरह सर हिलाती रहती हो? मैंने जगह के बारे में दरियाफ्त किया है। ओह, पास्कल एकदम हंस पड़ी। खाला भी यही कहती हैं कि मेरी ये आदत बिल्कुल बच्चों जैसी है। सन्नान ने कहा कि तुम्हारी बहुत सी आदतें बच्चों जैसी हैं। बहरहाल पहले ये बताओ कि तुम मुझे मिलना कहाँ पसंद करोगी?
پاسکل نے کہا دریائے سین کے کنارے۔ سنان نے پوچھا کون سے کنارے پر، دائیں یا بائیں؟ پاسکل بولی نہیں، سین کے کنارے نہیں، دریائے سین تو میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ تو پھر؟ پاسکل بولی پھر ہاں، بولیوارڈ سان جمین کے کیوا خانے امن میں۔ سنان نے کہا کہ مجھے لکھ کر دے دو۔ پاسکل بولی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس قیوہ خانے میں کبھی بھی جگہ نہیں ملتی، ہمیشہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سنان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں سرے سے گھر ہی نہ جانے دوں، اسٹیشن سے سیدھے ہم دریائے سین پر ہی چلتے ہیں۔ پاسکل نے سنجیدہ ہو کر کہا کہ نہیں نہیں، خالہ اسٹیشن پر آ رہی ہیں اور وہ ذرا پرانے خیالات کی ہیں، برا منائیں گی۔ گاڑی ایک پسباتی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی اور ان کی ہم سفر تینوں راہبائیں اترنے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ ان میں سے ایک راہبہ نے بڑے پیار سے پاسکل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، آئیفل ٹاور کے نیچے ملنے میں کیا قباحت ہے؟ خداوند یسوع تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ باقی دو راہباؤں نے ڈبے سے باہر جاتے ہوئے انہیں دعا دی۔ گاڑی دوبارہ چلی تو پاسکل بے اختیار ہنس دی۔ وہ بولی کہ اس راہبہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آئیفل ٹاور لڑکوں کو ملنے کے لیے بہترین جگہ ہے؟ سنان نے کہا کہ وہ بیچاری پیدا ہوتے ہی تو راہبہ نہیں بن گئی تھی نا، درمیانی وقفے میں شاید کوئی دل شکن واردات قلب ہوئی ہو اور اسے مجبوراً راہبانیت اختیار کرنی پڑی۔ پاسکل نے کہا کہ بہرحال مجھے آئیفل ٹاور کا بالکل خیال نہ آتا اگر یہ محترمہ اس کا مشورہ نہ دیتی، خیر مناسب جگہ ہے۔ سنان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ بس تو پھر طے ہو گیا، ہماری گاڑی پورے 5 بجے پیرس پہنچے گی اور میں آج شب پورے 7 بجے دریائے سین کے کنارے آئیفل ٹاور تلے تمہارا انتظار کروں گا۔ پاسکل نے شوخی سے کہا کہ میں 6:45 بجے ہی پہنچ جاؤں گی، اور ہاں میں آج شام کیا پہن کر آؤں؟ سنان نے کہا کوئی لباس۔ پاسکل نے پوچھا لیکن کس رنگ کا؟ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ سنان نے کہا مجھے جو رنگ پسند ہے وہ تمہاری آنکھوں میں ہے۔ پاسکل کا چہرہ شرارت سے دمک اٹھا، یعنی تمہیں بھورا رنگ پسند ہے؟ سنان نے ہنستے ہوئے کہا کمال ہے، کل شب تو نیلی تھی، آج ان کا رنگ بھورا ہو گیا ہے، میں کہیں کلر بلائنڈ تو نہیں ہو گیا؟ ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں؟ پاسکل نے اپنی لمبی پلکیں اوپر اٹھا کر کہا دیکھ لو۔ سنان قدرے گھبرا گیا، لڑکیوں کے معاملے میں وہ بے حد نا تجربے کار تھا اور اس طرح کے روایتی پیار کے انداز اسے بالکل پسند نہ تھے۔ اس نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ سنان نے ایک نظر پاسکل پر ڈالی جو آنکھیں کھولے اس کی جانب پٹ پٹ دیکھ رہی تھی اور آہستہ سے کہنے لگا بس دیکھ لی۔ پھر؟ پاسکل نے پوچھا پھر کون سا رنگ ہے؟ سنان نے کہا کہ اچھی طرح دیکھ نہیں پایا۔ پاسکل نے کہا کہ میرا مقصد تمہاری آنکھوں میں جھانکنا تھا، میں نے اتنی کالی بھور آنکھیں آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ سنان نے جھینپ کر کہا کہ تقریباً تمام پاکستانی لڑکوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پاسکل نے مچل کر کہا کہ جھوٹ، نوٹنگم کی آدھی آبادی پاکستانیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے کسی کی بھی آنکھیں تمہاری جیسی نہیں۔ سنان نے کہا تم وہاں ان کی آنکھوں میں جھانکتی رہتی ہو؟ پاسکل بولی نہیں، ایسا تو نہیں ہے ڈیڈی ڈیئر، کبھی کبھی مجھے شام کے کھانے کے لیے کسی پاکستانی ریسٹورانٹ میں لے جاتے ہیں، وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، ویٹر پاکستانی ہوتے ہیں نا۔ سنان نے پوچھا کہ پاکستان کے بارے میں ریسٹورانٹس کے علاوہ اور تمہاری کیا معلومات ہیں؟ پاسکل نے کہا کہ میں نے روڈیارڈ کپلنگ کی کتاب کم پڑھی ہے، جس کا آغاز اس فقرے سے ہوتا ہے کہ کم لاہور عجائب گھر کے سامنے پڑی بڑی توپ زمزمہ پر بیٹھا تھا۔ سنان نے پوچھا اور کچھ؟ پاسکل بولی اور یہ کہ کپلنگ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مینار پر بیٹھ کر خوبصورت نظمیں تخلیق کیا کرتا تھا۔ سنان نے کہا کہ کپلنگ کو فرانس سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی میرے شہر لاہور سے۔ پاسکل نے پوچھا وہ کیسے؟ سنان بولا اس نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص جو انسانیت کا ہمدرد ہے فرانس سے محبت کرتا ہے۔ پاسکل مسکرا کر بولی لاہور اور فرانس۔ سنان نے اسے بتایا کہ اس اخبار کا دفتر اس کے گھر کے پہلو میں واقع ہے جہاں پر کسی زمانے میں کپلنگ کام کرتا تھا۔ اس دفتر کے ایک چوکیدار کا محبوب مشغلہ غیر ملکی سیاحوں کے ہاتھوں وہ واحد میز فروخت کرنا ہے جس پر بیٹھ کر کپلنگ نے اپنے لازوال ناول تصنیف کیے۔ اب تک وہ چوکیدار ایسی 20 میزیں فروخت کر چکا ہے۔ پاسکل نے بتایا کہ ہمارے ہاں بھی نیپولین کی ڈائری سینکڑوں بار فروخت ہو چکی ہے۔ سنان نے کہا کہ یعنی پاکستان کے بارے میں تمہاری معلومات پاکستانی ویٹروں اور ناول کم تک محدود ہیں۔ پاسکل نے سر کھجاتے ہوئے سوچنا شروع کیا، اس کے علاوہ ہاں میں نے شالیمار باغ کے بارے میں ایک نظم پڑھی ہے اور میرے پاس نوٹنگم میں ایک پاکستانی دستکاری کی دکان سے خریدا ہوا ایک زیور بھی موجود ہے۔ سنان نے پوچھا پاکستانی زیور؟ ہاں، کانوں میں ڈالتے ہیں،
دکاندار کہہ رہا تھا کہ سبھی پاکستانی عورتوں کے کانوں میں پیدائشی طور پر سوراخ ہوتے ہیں۔ سنان نے کہا وہ دکاندار تمہیں مشرق کے جادو سے مسحور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوراخ پیدائشی طور پر نہیں ہوتے، بعد میں چھیدے جاتے ہیں۔ پاسکل نے پوچھا تمہاری زبان میں ان ایئر رنگز کو کیا کہتے ہیں؟ سنان نے کہا جھمکے۔ جھم کے۔ پاسکل نے کوشش کی بہت خوبصورت نام ہے، میں آج شام کو پہن کر آؤں گی۔ چاندی کے ہیں؟ سنان اس کی معصومیت پر مسکرا دیا، وہ یقیناً ان جھمکوں میں خوبصورت لگے گی۔ سنان نے ایک مرتبہ پھر دہرایا، پورے 7 بجے آئیفل ٹاور کے نیچے، 6:45 بجے۔ پاسکل شرارت سے ہنس دی اور بچوں کی طرح پھر سر ہلانے لگی۔ 6:45 بجے۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہم اس کا اگلا حصہ لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔